हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये आपके अनुच्छेद 360 के तहत पूछा गया है, जिसका तहत राष्ट्रीय विद्यापातकाल लगाया जाता है। और आपको ये बताना है कि जो इसमें से 4 कथन दिए गए हैं, इनमें कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा विद्यापातकाल की उद्घोषणा को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो ये पहला कथन गलत है। ये प्रावधान पहले 1975 में 38वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको जोड़ा गया था, लेकिन 1978 में इस प्रावधान को फिर से हटा दिया गया था, है ना, जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया था। तो इस हिसाब से आपका पहला स्टेटमेंट क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि जो राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल होता है, इसके न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में आता है। और ये बोल रहा है कि इसमें कोई प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, न्यायालय के दायरे में नहीं आता। तो पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहे हैं, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को केवल लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। तो दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि इसको किसी भी सदन द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो इस वजह से क्या है, गलत है। कह रहा है केवल लोकसभा द्वारा ही अनुमोदित किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से, किसी से भी अनुमोदित किया जा सकता है, और दोनों सदनों से ही पास होना अनिवार्य है। तीसरा कथन कह रहा है, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। तो ये तीसरा कथन ठीक है। तो इस हिसाब से आपका पहला दूसरा कथन क्या है, गलत है, तीसरा आपका सही है। चौथा कथन देखते हैं, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय में पर विधियों का निर्माण कर सकती है। तो ये चौथा कथन भी गलत है, क्योंकि संसद द्वारा राज्य सूची के विषय में विधियों का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस वजह से ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपका पहला दूसरा चौथा गलत है, तीसरा सही है। तो आपका सी आपका सही आंसर है। और ये जो अनुच्छेद 360 है, इसके तहत राष्ट्रपति इसकी वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो पहला कथन गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके जो अध्यक्ष सदस्य होते हैं, इसकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसकी नियुक्ति आपके राज्यपाल द्वारा की जाती है। और ये कह रहा है कि दोनों की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। इस वजह से क्या जाता है, पहला कथन गलत हो जाता है। और राज्य मानव अधिकार और आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। और किसके तहत की गई थी, तो जो मानव संरक्षण अधिनियम है, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। किस, राज्य मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो इस वजह से क्या हो जाता है, पहला कथन गलत। दूसरा कथन कह रहा है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों को केवल राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। यानी जो राज्य मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इसको हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, ये कह रहा है। तो दूसरा कथन ठीक है, क्योंकि ये जो राज्य मानव अधिकार आयोग होता है, इसको भी हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को ही है, लेकिन इसको नियुक्त कौन करता है, जबकि राज्यपाल। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना, नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति का है, सॉरी राज्यपाल को है, और हटाने का अधिकार आपके राज्यपाल को, उसको राष्ट्रपति को है। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या होता है, ठीक हो जाता है। तो पहला गलत है, दूसरा ठीक है, तो बी आपका सही आंसर है। और जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, ये राज्य सूची के विषय और समर्थित जो सूची होती है, इसके विषय में जांच करता है। और इसमें जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, और इसको हटाने का अधिकार आपके राष्ट्रपति को है। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और हटाता भी कौन है, राष्ट्रपति। तो इस हिसाब से आपका भी आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हित समूह समाज के किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रचारक हित समूह और वर्ग विशिष्ट हित समूह। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग विशिष्ट हित समूह के उत्कृष्ट उदाहरण है। ये कह रहा है कि जो समाज होता है, हित समूह समाज होता है, ये दो वर्ग के होते हैं। एक तो प्रचारक हित समूह होता है, दूसरा विशिष्ट हित समूह होता है। तो आप ये बताना, जो नीचे जो 4-3 कथन दिए गए हैं,
इनमें से कौन विशिष्ट हित समूह के उदाहरण है? तो पहला कथन देखते हैं, अधिवक्ताओं या चिकित्सकों द्वारा जैसे पेशेवर निकाय, व्यापार संघ। तीसरा है बंधु आश्रमिकों जातिगत भेदभाव के विरुद्ध संघर्षशाला समूह। तो इसमें आपका सही आंसर है पहला दूसरा कथन, ये विशिष्ट हित समूह से संबंधित है, क्योंकि जो अधिवक्ता और चिकित्सा के पेशे होते हैं या व्यापार संघ या व्यापारिक संगठन होता है, ये विशिष्ट हित समूह होते हैं, ये विशिष्ट वर्ग द्वारा इसको संचालित किया जाता है। और जो बंधु आश्रमिकों या जातिगत भेदभाव के विरुद्ध जो संघर्ष करने वाला समूह होता है, इसको प्रचारक हित समूह या जनहित समूह भी इसको कहते हैं। और जो प्रचारक या जनहित समूह होता है, इसका लक्ष्य होता है कि सामूहिक कल्याण को प्रोत्साहित करना। और ये जो जनहित समूह होता है, ये स्वयं के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य समूह के सदस्यों को भी सहायता करते हैं। तो इस वजह से पहला दूसरा कथन आपके विशिष्ट हित समूह से आता है, जबकि तीसरा कथन आपके प्रचारक हित समूह के अंतर्गत आता है। तो इस हिसाब से आपका बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना निम्नलिखित प्रकरणों में से कौन सा किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता का लोप के कारण बन सकता है? एक चौथा कथन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस आधार पर भारत की जो नागरिकता वो समाप्त हो सकती है। और आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है, जब किसी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली गई हो। तो पहला कथन ठीक है, कह रहा है कि और किसी भारतीय नागरिक ने किसी दूसरे अन्य देश के नागरिकता को स्वेच्छा से हासिल कर लिया है या उसको ग्रहण कर लिया है, तो जो भारत की नागरिकता है उस वक्त ही समाप्त हो जाती है। पहला कथन ये कह रहा है, तो ये कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है, यदि नागरिक द्वारा भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया गया हो। तो दूसरा कथन भी ठीक है, अगर कोई व्यक्ति भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करता है, उसका मान सम्मान नहीं करता, तो उसकी नागरिकता भी समाप्त हो सकती है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है, यदि वो नाबालिग है और उसके माता पिता ने भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दिया हो। तीसरा कथन भी ठीक है, यदि कोई नाबालिग है और उसके माता पिता ने जो भारत की नागरिकता उसको छोड़ दिया है, तो उस वजह से उसको क्या होता है, जो नाबालिग होता है उसकी नागरिकता भी उसके साथ चली जाती है। लेकिन इसमें एक बात ये याद रखना है, कोई बालक जब 18 वर्ष पूरी हो जाए और 1 वर्ष के भीतर अगर वो भारतीय नागरिकता के लिए पुनः ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त करता है, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है, तो उसको पुनः भारत की नागरिकता आसानी से मिल जाती है। तो ये इसमें याद रखना। और इसके अलावा जो नागरिकता को और तरीके से समाप्त हो सकती है, जैसे कोई गलत तरीके से अगर नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी नागरिकता भी समाप्त हो जाती है। और युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी संबंध बना लेता है या राष्ट्र विरोधी सूचना प्रदान करता है, तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। या कोई व्यक्ति भारत के बाद 7 वर्षों से रह रहा हो तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। और जो स्वेच्छा से जो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली जाती है, यह प्रावधान तब लागू नहीं होता है जब भारतीय में युद्ध में व्यस्त हो। जो पहला कथन है आपका, ये कह रहा है कि जब दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। लेकिन ऐसी कंडीशन कब नहीं होगी, अगर भारत के साथ युद्ध चल रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में तो दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकता है। और पंजीकरण या देशीकरण के पश्चात अगर कोई 5 वर्षों के दौरान नागरिक किसी देश में 2 वर्षों के कारावास में दंडित हुआ हो, तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की परिसंघीय विशेषता है। आपको ये बताना है, जो 3 कथन दिए गए हैं, जो हमारा परिसंघीय भारतीय संविधान की परिसंघीय की विशेषता है, आपको ये बताना है इसमें कौन सी परिसंघीय की विशेषता है। तो पहला कथन देखते हैं, एकल संविधान। तो ये तो परिसंघीय की विशेषता नहीं है, ये तो जो एकल संविधान हमारा भारत का सबका एक संविधान है, तो ये तो एकात्मकता की विशेषता है। तो पहला तो गलत है। दूसरा कह रहा है द्विसदनीयता, ये ठीक है, ये जो परिसंघीय है उसकी विशेषता है। और तीसरा कथन कह रहा है एकीकृत न्यायपालिका, तो ये भी आपके परिसंघीय की न एकल संविधान की विशेषता है। और जो परिसंघीय विशेषता में और कौन कौन सी आती है, जैसे शक्तियों का पृथककरण, यानी राज्यों को अलग शक्तियाँ दी गई है, केंद्र को अलग शक्तियाँ है। लिखित संविधान भी एक परिसंघीय की विशेषता है। संविधान ही सर्वोच्च है, ये भी एक परिसंघीय की विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये भी परिसंघीय की विशेषता है। संविधान की अनमयता, ये भी संविधान की
परिसंघीय की विशेषता है। और एकात्मक क्या गैर परिसंघीय की विशेषता क्या है? जैसे आपका एकल संविधान हुआ, है ना, एकल नागरिकता है, जैसे भारत में सिर्फ एक ही टाइप की नागरिकता है ना, एकीकृत न्यायपालिका होगी, या केंद्र राज्य, जो केंद्र और राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति हो जाती है, ये भी आप एकात्मक या एकात्मकता की विशेषता है। और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है ना। और भारत की जो अखिल भारतीय सेवा है, ये भी आपकी एकल नागरिकता की विशेषता है। और जो आपातकाल लगते हैं, जो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ये भी आपकी क्या है? एकल नागरिकता की विशेषता है। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।